शांत। द टाइम ऑफ सप्लाई इजी चैप्टर है। पढ़ना अच्छे से चाहिए इस चैप्टर को। इस चैप्टर का रिलेवेंस बड़े क्वेश्चन में होता है सीए वालों के लिए, और सीएमए वालों के लिए इससे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई 100% श्योरिटी नहीं है। वो मैं आप लोग को लास्ट टाइम बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लास्ट में बताऊंगा सीएमए वालों को। सीए वालों को तो ये पढ़ना ही है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में इसका एक पॉइंट बनता है, अच्छा पॉइंट बनता है सर। सर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं? सिंपल ये रीजन है सर, हमें ये पता करना है किस मंथ की हमारी जीएसटी की लायबिलिटी है सर। तब तो डिसाइड करेंगे सर कि हम जीएसटी की लायबिलिटी किस मंथ हमें पे कर देना चाहिए, उससे डिसाइड होता है सर हमारे को इंटरेस्ट कब से देना पड़ सकता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों होता है सर। पहले बात करते हैं गुड्स की। तो गुड्स के केस में सर इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? सेक्शन 31 बताता है सर। सेक्शन 31 बोलता है सर अगर गुड्स रिमूवेबल है, अगर आप गुड्स को मूव कर सकते हो सर, तो ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक, जहां पर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में सर जहां पर आप गुड्स डिलीवर करवा रहे हो या गुड्स अवेलेबल करवा रहे हो रेसिपिएंट को, ऑन और बिफोर उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। आ रही बात समझ? फिर हमने बोला था सर अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है गुड्स का, तो उस केस में सर हम देखेंगे सक्सेसिव स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट, दोनों में विचएवर इज अर्लियर तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक, अगर अप्रूवल का केस है, इसके ऊपर केस सिनेरियो है सर, गुड सेंट ऑन अप्रूवल के सर, अगर अप्रूवल का केस है तो सर हमारे पास ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई या 6 मंथ्स बिफोर द रिमूवल, उस जो केस सिनेरियो है उसमें इस पॉइंट पे खेल दिया था सर। मैंने सामने वाले को अप्रूवल में गुड्स दिया, उसमें 45 डेज के अंदर अप्रूव कर दिया कि मेरे को ये माल चाहिए भाई, आई एम हैप्पी विथ इट। और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल की भी आपको डेट दी हुई थी सर, जानबूझ के दी हुई थी, दोनों डेट दी हुई थी सर। फिर आपसे देखना चाह रहा था सर कि आपको ये पता है कि नहीं कि कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए सर। तो सर दोनों में विचएवर इज अर्लियर तक हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस टाइम पीरियड तक इनवॉइस इशू करते हो तो आप अच्छे इंसान हो, सही जा रहे हो सर आप। सरकार बोलती है सर क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे इनवॉइस इशू कर दिया तो सेक्शन 12 पिक्चर में आता है, और सेक्शन 12 ये बोलता है कि सर फॉरवर्ड रिवर्स और अलग अलग केसेस है सर। फॉरवर्ड चार्ज रहा तो सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर, जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ सर, जब आपने इनवॉइस बनाया होगा, और सर डेट ऑफ पेमेंट दोनों में तीनों में विचएवर इज अर्लियर। सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में पेमेंट की डेट इररिलेवेंट होती है, हमें पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। पेमेंट अगर एडवांस में भी होगा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये एडवांस पेमेंट के ऊपर बहुत सारे केस सिनेरियोज है। पेमेंट अगर एडवांस में भी होगा तो कोई मतलब नहीं है फॉरवर्ड चार्ज में, गुड्स के केस में, ध्यान रखिएगा सर। ठीक है सर, अगर स्मॉल एडवांसेस है 1000 तक, तो सर भले ही आपको पेमेंट एडवांस में मिल गया हो, उस केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई सर जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया होगा तब ले सकते हो सर। सिंपल है, ये एग्जाम्पशन मैंने आपको बताया सर। सर रिवर्स चार्ज का केस वेरी सिंपल सर। रिवर्स चार्ज वो होता है सर जहां पर रिसिपिएंट पे करता है। तो गुड्स के केस में सबसे पहला गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, दूसरा पेमेंट की डेट, तीसरा 30 डेज की 60 डेज, 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, इसी को लेके आईटीसी में बहुत लड़ाई थी, याद करो, अगर किसी को याद हो तो आईटीसी में बहुत लड़ाई लड़े हम इसमें। ठीक है, कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, कौन इनवॉइस इशू करेगा? मैं बोला रिवर्स चार्ज है। सरकार बोली वो तो सप्लायर भी कर सकता है रजिस्टर्ड होगा तो। मैं बोला अगर अनरजिस्टर्ड हुआ तो रिसिपिएंट करेगा इनवॉइस। तो ये 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, इसकी लड़ाई हो जाती है सर। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और वो इनवॉइस इशू करता है सर, तो टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। एग्जाम में जानबूझ के ध्यान देना सर, लिख के ले लो मुझसे आईटीसी और इसको कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछेगा। मैंने आईटीसी जब आपको रिवाइज कराया तो अमेंडमेंट में ये बात सिखाई थी सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैम इंपॉर्टेंट। मैं आपको इफ और बट का ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूँ, बहुत अति इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बेहद चांसेस है, बेहद चांसेस, आपको ध्यान होना चाहिए सर। मई वाले थोड़ा कम भी ध्यान रखो तो चल जाएगा, सितंबर वाले तो घोट के पी जाओ इस बात को, क्योंकि सितंबर वालों के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, मई वालों के लिए अमेंडमेंट एज सच क्लैरिफाइड नहीं है कि एप्लीकेबल है कि नहीं। मैंने पढ़ाया दोनों को है, मई और सितंबर, क्योंकि अभी तक स्टैट्यूटरी अपडेट में इंस्टीट्यूट ने क्लियर नहीं किया, बट मैंने बताया इसलिए दिया है कि ऑन अ सेफ साइड आपको दोनों को पता होना चाहिए, मई और सितंबर को, इसलिए मैंने रेगुलर क्लासेस में दोनों को सिखाया। तो सर इन्होंने बोला 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट। पेमेंट सर यहाँ पर रिसिपिएंट है
तो सर सप्लायर होता है तो क्रेडिट बोलते हैं, रिसिपिएंट होगा तो डेबिट। डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जिस दिन बैंक में रिसीव हुआ, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। तीनों डेट में हम विचएवर इज अर्लियर वाली डेट लेते हैं, वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है रिवर्स चार्ज के केस में। ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऊपर के बेसिस में डिसाइड ना हो पाए तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट, जिस दिन बुक्स में एंट्री होगी सर। फिर हम पढ़े थे वाउचर। वाउचर में सिंपल सी बात है सर, क्या वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। याद है अपन इसके क्वेश्चंस भी किए थे, वाउचर कब आइडेंटिफिएबल होता है कब नहीं होता है, ध्यान रखना। रेसिडुअल केसेस सर, फॉरवर्ड रिवर्स वाउचर कुछ नहीं है, रेसिडुअल है। तो सरकार बोलती है क्या सामने वाला रिटर्न फाइल करता है, मैं बोला हाँ। तो सरकार बोली जिस दिन वो रिटर्न फाइल करता है, मैं बोला अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता तो सरकार बोली जिस दिन वो टैक्स पे करता है उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। फिर आती है सर्विसेज पे लड़ाई। सर्विसेज पे बात ये होती है सर कि रूल 47 के हिसाब से हम देखते हैं सर इनवॉइस इनको कब तक इशू कर देना चाहिए। इनको सिंपल बोला गया, भैया जिस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। अगर आप इंश्योरर और बैंकर हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे केस सिनेरियो है सर। अगर आप इंश्योरर और बैंकर हो तो आपके लिए 45 डेज की लिमिट है इनवॉइस इशू करने के लिए, ठीक है। और सर अगर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है इंश्योरर्स के बीच में, बैंक्स टेलीकॉम्स वगैरह के केस में, तो उस केस में डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा, जिस दिन उन लोग बुक में एंट्री करते हैं या क्वार्टरलीज होते हैं सर, ठीक है। सर ये टाइम पीरियड है आपका इनवॉइस इशू करने का। अगर आपने 30 या 45 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर लिया तो आप अच्छे इंसान हो। सरकार बोलती है डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। पर अगर आपने 30 या 45 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया तो सरकार बोलती है आप चोर चमारो। उस केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखेंगे सर, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मैंने आपको बताया था कोई भी पर्सन अगर 3 मंथ से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। मैंने आपको इसमें एयरटेल की सर्विसेज याद है, एग्जांपल दी थी, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सरकार बोलती है अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक करो कि सर क्या पेमेंट की डेट फिक्स है। मैं बोला हाँ फिक्स है। तो सरकार बोली जिस दिन पेमेंट की डेट फिक्स है उस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। मैं बोले अगर पेमेंट की डेट फिक्स नहीं है तो सरकार बोलती है उस केस में जिस दिन रिसीव हो रहा है पेमेंट सप्लायर को, अगर पेमेंट की डेट फिक्स नहीं है तो। और अगर सर आपका कोई ऐसा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो एक इवेंट से लिंक्ड है तो सरकार बोली जिस दिन वो इवेंट होता है तब तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर तब तक आपने इनवॉइस इशू कर दिया, वेरी नाइस। फिर वही कहानी, इनवॉइस और पेमेंट दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। समझ आ रही है बात, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ। फिर सर इसमें कहानी है फॉरवर्ड रिवर्स, मैंने आपको बताया सर फॉरवर्ड रिवर्स ये कंटिन्यूअस सप्लाई और सर्विसेज जो हम पढ़ते हैं इसमें ये टाइम पीरियड है, इस तक इनवॉइस इशू होना चाहिए आपका। आ रही बात समझ, उसके बाद आप ये खेलना चालू करते हो क्या इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट है कि इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट नहीं है। सर प्लीज ध्यान देना ये दोनों कनेक्टेड है। आप भूल जाते हो, जनरली 90% ऑफ स्टूडेंट भूल जाते हैं कि भैया अगर मैं कंटिन्यूअस सप्लाई भी कर रहा हूं तो मुझे तो टाइम पीरियड के अंदर इनवॉइस इशू करना है। मेरे लिए 30 और 45 डेज एप्लीकेबल नहीं है, बट जो मेरे लिए टाइम एप्लीकेबल है उस टाइम पीरियड में तो इनवॉइस इशू करूंगा। अगर मैं उस टाइम पीरियड में इनवॉइस इशू नहीं किया तो सरकार बोलती है वेरी सिंपल सर, फिर हम प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ पेमेंट विच एवर ले लेंगे सर। आ रही बात समझ, ये आप भूल जाओगे कि सर ये जो ये वाला केस है ये इसके लिए भी चेक किया जाता है। नॉर्मली तो आप चेक करोगे, इसके लिए भूल जाओगे सर, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट वही वाली बात है सर, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर क्रेडिट हो रहा है, दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। स्मॉल एडवांसेस की कहानी सेम है सर, ठीक है। टीडीआर एफएसआई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में सिंपल है सर, गुड्स और सर्विसेज में रिवर्स चार्ज में एक ही डिफरेंस है, गुड्स रिसीव होता है सर्विसेज रिसीव नहीं होती है सर। सर्विसेज कैसे रिसीव होगी सर, सर्विसेज के केस में पेमेंट वहां 30 डेज था, यहाँ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 61st डे मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा सर रिवर्स चार्ज के केस में। और पेमेंट है तो पेमेंट सर डेबिट होता है, डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर सर क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट में, सॉरी डेबिट इन द बैंक अकाउंट या फिर बुक्स एंट्री कब हो रही है, दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। सर इन अदर केस होगा सर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, ये तो बहुत सेम है। एसोसिएटेड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है सर, इसमें इस वर्ड पे खेलता है सर। एसोसिएटेड के केस में सर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट देखा जाता है, रेसिपिएंट देखा जाता है। सर हम एग्जाम में एसोसिएटेड कैसे पहचानेंगे, सर होल्डिंग सब्सिडरी होगी, 26% से ज्यादा होल्डिंग रख रहा होगा एक कंपनी दूसरे में, उससे पहचान होगी वो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अगर एसोसिएट है तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। समझ आई बात।
उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशंस थे, याद है ये? क्लैरिफिकेशन ये था, अगर आपको याद हो तो मैंने इसको रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया था सर, ये अमेंडमेंट था। मैंने बोला था सर कोई आदमी अगर रोड बना रहा है तो वो रोड बनाने के साथ-साथ उसका मेंटेनेंस का भी काम देखता है सर। ऐसा तो नहीं है कि रोड बनाया तो छोड़ दिया। सर वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी देखता है उसका। तो सर गवर्नमेंट ने ही बोला था, कोई आदमी अगर रोड बना रहा है और उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी कर रहा है सर, तो प्रैक्टिकली ये 3 मंथ से ज़्यादा चलता है, तो ये तो कंटीन्यूअस सप्लाई हो गया। सरकार बोली अगर ये कंटीन्यूअस सप्लाई है, तो आप दोनों को अलग-अलग ट्रीट मत करो, कि रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, ऑपरेशन मेंटेनेंस का अलग होता है। दोनों को अलग-अलग ट्रीट मत करो, दोनों को एक ही ट्रीट करो और दोनों को एक ट्रीट करके आप इसे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मानो। और अगर कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो चेक करो क्या पेमेंट की डेट एसेंटेनेबल है, नहीं है, इवेंट लिंक्ड है, जो भी होगा उसके बेसिस में आप डिसाइड करो कि कब तक इनवॉइस इशू होना चाहिए। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से रेगुलर क्लासेस में डिटेल में पूरा पढ़ के समझाया था। अभी मैंने आपसे एकदम शॉर्ट क्रिस्प एकदम टू द पॉइंट बात करी सर, और मेरे हिसाब से तो एग्जाम में टू द पॉइंट ही अभी याद रखना है लास्ट में, क्योंकि पूरा सर्कुलर लिखने को तो आता नहीं है सर। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो लास्ट में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट याद रख लेना सर। ठीक है, ये इंटरेस्ट भी इंक्लूडेबल होगा सर, अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो वो इंटरेस्ट भी इंक्लूडेबल होगा। क्लियर हुई बात? दोनों कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं ट्रीट करेंगे, एक ट्रीट करेंगे। एक ट्रीट करने के बाद हम ये देखेंगे सर कि क्या बोलते हैं सर, मतलब कंटीन्यूअस सप्लाई है, कंटीन्यूअस सप्लाई में फिर हमें देखना पड़ेगा क्या पेमेंट की डेट एसेंटेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये चेक करो सर कि क्या बोलते हैं इवेंट लिंक तो नहीं है सर। अगर इवेंट लिंक है तो उसके बेसिस में डिसाइड करेंगे अपन कि कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। समझ आई बात? बाकी पूरा प्रोविजन सेम होता है। ये एक और सर्कुलर पढ़े थे अगर आपको याद हो तो। क्लैरिफिकेशन था सर, ठीक है। याद करो मैं इसमें आपको 2G 3G 4G 5G स्पेक्ट्रम की कहानी समझाया था सर। स्पेक्ट्रम होता है सर, अब जो स्पेक्ट्रम इशू करती है गवर्नमेंट, पता है ना, हम गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम की बातें करते हैं सर, हमें स्पेक्ट्रम चाहिए। स्पेक्ट्रम की जो बातें होती है गवर्नमेंट से, अब ये स्पेक्ट्रम का जो यूजेज होता है नंबर ऑफ ईयर्स पे होता है। देखो अगर आपने स्पेक्ट्रम का यू मतलब आपने गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम लिया और पूरा ही पैसा एडवांस में दे दिया, तब तो लड़ाई ही नहीं है। तब काय की लड़ाई, तब तो फिर सर सर्विस का केस है, एडवांस में पेमेंट या इनवॉइस दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर, लड़ाई उस पे नहीं होती। लड़ाई कब हो रही थी? लड़ाई इस बात पे आके अटकी थी कि सर गवर्नमेंट ने किसी को स्पेक्ट्रम दिया, स्पेक्ट्रम देने के लिए सर गवर्नमेंट ने उसे ना इंस्टॉलमेंट मेंशन करिए नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन में और एफएएल में सर, फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर। तो कुछ लोगों ने ये माना था कि ये जो एनआईए है, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन और फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर है, इसमें जो डेट्स दी हुई है इंस्टॉलमेंट की, यही इंस्टॉलमेंट की डेट क्या हो जाएगी सर, इवेंट वाली हो जाएगी और यही डे में मान लिया जाएगा कि इनवॉइस इशू होना चाहिए। ये कुछ लोगों के डाउट्स थे टेलीकॉम को लेके, हम इसको रेगुलर क्लास में पढ़े थे, याद है सर? मान लो मैं टेलीकॉम गवर्नमेंट से सर्विसेज ले रहा हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे सर ये टेलीकॉम जो राइट्स असाइन करती है वो नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन से और फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर से बताती है सर कि आपको कब कब हमें इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, क्या करनी है सर। एयरटेल वाला गवर्नमेंट से 5G की सर्विसेज ले रहा है, पहली बात तो गवर्नमेंट की सर्विसेज रिवर्स चार्ज में होती है। पहली चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट की सर्विसेज रिवर्स चार्ज है। अब बात यह है रिवर्स चार्ज में तो इनवॉइस कब तक इशू करना है। लड़ाई इस पे हो रही थी, कुछ लोगों ने ये समझ लिया था कि सर ये जो फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर इशू किया गया है, ये जब लेटर मिला है, इस लेटर में जिस दिन इंस्टॉलमेंट की डेट लिखी हुई है, उस दिन आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। रिवर्स चार्ज का केस है, उस दिन इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, नहीं तो बोलते हैं हम यहाँ से 60 डेज काउंट कर लेंगे, 60 डेज के अंदर हम आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ये लड़ाई होना स्टार्ट हुई थी। तो उसके कारण हो ये रहा था कि फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर के बेसिस में जो इंस्टॉलमेंट की डेट्स आ रही थी, उसके बेसिस में आपने मेरा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया। तो उसके कारण हो ये रहा था कि मेरे ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ रही थी। क्योंकि सर इनवॉइस तो मैं रेज़ ही नहीं कर रहा था। इनवॉइस तो मैं बाद में रेज़ कर रहा था। क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बहुत अच्छे से पढ़े थे ये, मैं रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से लिख के समझाया था आपको। रिवर्स चार्ज की कहानी चलती है, हमारे पास 60 डेज होता है सर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, उसके बाद तो टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, फील्ड फॉर्मेशन में फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर को ही मान लिया था
मान लिया था कि सर यही इनवॉइस है, फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर ही इनवॉइस है, और यहां से वो 60 डेज काउंट करना चालू कर दिए, और उसके बाद अगर 60 डेज के अंदर वो टाइम ऑफ सप्लाई हुआ, मैं पेमेंट नहीं किया, तो मुझसे इंटरेस्ट की बातें करना चालू किए। तो बाद में गवर्नमेंट ने बोला नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। सरकार बोली एक तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा चलने वाली है सर। तो सरकार ने बोला इस केस में ऐसे नहीं होगा। देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर इज इन द नेचर ऑफ बिड एक्सेप्टेंस। सर ये जो लेटर है ये बिड एक्सेप्टेंस है, ये लेटर बिड एक्सेप्टेंस है। इस लेटर को इनवॉइस मत मानो, इस लेटर को इनवॉइस मत मानो सर, ठीक है। जहां पर सामने वाले को 2 ऑप्शन दिया जाता है, तू चाहे तो पूरा पेमेंट कर खत्म कर दे, और तू चाहे तो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर ले। समझ आ रहा है बेटा दिमाग में? तो इन्होंने बोला सर ये लेटर सामने वाले को एक इंस्टॉलमेंट और पेमेंट का तरीका बताता है, इट डजंट मीन कि ये लेटर ही इनवॉइस है। सामने वाले को टैक्स इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा सर सच सर्विसेज के लिए। मैं बोला कब? बोले ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। मैं बोला ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कैसे पता चलेगी? बोले लेटर में चेक करो, इवेंट लिंक्ड है कि पेमेंट की डेट एसेटेनेबल है। मजा आ रहा है ना? अभी तो कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस पढ़ के आए, इवेंट लिंक्ड है कि पेमेंट की डेट एसेटेनेबल है। उसके बेसिस में हमें पता चल जाएगा कि उसके पास इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड कितना था सर। फिर चेक कर लेना सर कि सर क्या उसने इनवॉइस इशू सही टाइम पीरियड में किया कि नहीं। फिर वहां सर इनवॉइस सही टाइम पे इशू कर दिया तो वहां से 60 डेज काउंट कर लेना सर। 60 डेज बाद आप उसका टाइम ऑफ सप्लाई ले लो। आपको जो ये लेटर दिया जा रहा है इस लेटर को इनवॉइस मत मानो। समझ आ रही है बात? इन द लाइट ऑफ द अबव इट इज क्लैरिफाइड दैट वेयर फुल पेमेंट, जहां सामने वाला शुरू में ही पूरा पेमेंट कर दिया, सरकार बोलती है उसमें लड़ाई होती ही नहीं है, उसमें लड़ाई कभी जिंदगी में नहीं होगी सर। बट सर अगर जहां पर सामने वाला पूरा पेमेंट एक बार में नहीं करता तो वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बेसिस में उसका सर टाइम पीरियड डिसाइड होगा इनवॉइस इशू करने का, और जो टाइम पीरियड इनवॉइस इशू करने का निकलेगा वहां से आप 60 डेज काउंट करना, और उसके बाद उसका टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करना, और फिर उससे इंटरेस्ट की बात करना। इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर को आप इनवॉइस नहीं मानेंगे। बात खत्म, बात खत्म। क्लियर हुआ? ये टेलीकॉम लिखा है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने नाम में नीचे नेचुरल रिसोर्सेज भी डाला है सर। कुछ भी आ सकता है सर, कुछ भी आ सकता है। वहां टेलीकॉम है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी आ सकता है सर। समझ आया? क्लियर हुआ? इन शॉर्ट क्रक्स एग्जाम में हमें यह याद रखना है, फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर सर कोई इनवॉइस नहीं है, ठीक है, वो कोई इनवॉइस नहीं हुआ। ये कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस है। मैं कंटिन्यूअस का लॉ अप्लाई करूंगा, लॉ अप्लाई करके देखूंगा सर कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। फिर जिस दिन भी इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था क्या उस दिन इनवॉइस इशू हो गया, उसके बाद से 60 डेज काउंट करूंगा, फिर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर टाइम ऑफ सप्लाई के बाद सर मेरे से आप बात करना कि पेमेंट कब करना है, और फिर इंटरेस्ट की बात। एग्जाम में इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। आपको लग रहा है मजाक, आ सकता है सर इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डेफिनेटली वो बना सकते हैं। एक सिनेरियो, कौन सी बड़ी बात है सिनेरियो बनाना। वो आपको फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर की एक डेट दे देंगे, फिर आपको बोलेंगे सर इसमें इस डेट ये पेमेंट की डेट एसेटेनेबल है, यहां तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था कंटिन्यूअस सप्लाई में। फिर वो आपसे चेक करेंगे सर इसका टाइम ऑफ सप्लाई आप कब मानते हो। फिर वो ये चेक करेंगे कि अगर आप इसका टाइम ऑफ सप्लाई इस मंथ में मानते हो तो क्या इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा क्लैरिफिकेशन है, बहुत प्यारा क्लैरिफिकेशन है, मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई कहानी? अरे क्लियर हुआ कहानी सबको? पक्का ध्यान रखना, हमें याद रखना है फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर सर इनवॉइस नहीं है, वो इनवॉइस नहीं होता है सर, वो इनवॉइस नहीं होता है। क्लियर? वैसे चैप्टर इतना ही था, मेरे को लगा ये वाली बात याद रखने लायक है, फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर वाली बात, क्योंकि ये गलती होने के स्कोप बहुत है सर, बहुत है गलती होने के स्कोप इसमें। क्लियर है ना? पक्का दिमाग में रहेगा। इसको हम कंटिन्यूअस मानेंगे, कंटिन्यूअस मान के इनवॉइस की डेट देखेंगे, उससे 60 डेज देखेंगे, और फिर इंटरेस्ट सोचेंगे एग्जाम में। याद रखना ये बात, ठीक है? चलो क्वेश्चंस करते हैं। चलो टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस देखते हैं। थैंक यू नित्यम। ये रहा, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द अबव सिनेरियो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, a machine has to be supplied at site
It is done by sourcing various components from vendor and assembling the machine at site. The details of the various events are 17th September को purchase order with an advance of 50,000 is received for the machine worth 12 lakh and entry duly made in the seller's books of accounts. तो ये 50,000 एडवांस से गुड्स से रिलेटेड है, इग्नोर्ड. आगे 20th October the machine is assembled, tested at site, accepted by the buyer. ठीक है. इनवॉइस रेज हुआ है 23rd को. 4th नवंबर को बैलेंस पेमेंट हुआ है सर. मेरे को ना एक आदत डालो, पेमेंट की डेट गुड्स के केस में इररिलेवेंट है, फाड़ में जाए, कोई मतलब ही नहीं है सर. जिस दिन मशीन असेंबल हो गई उस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, और जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ दोनों में विच एवर इज अर्लियर. आपको ना ये मजाक लगता है, पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना सर, और बड़े क्वेश्चन में अगर आपने ये सब चीजें नई ढंग से समझी ना, टाइम और सप्लाई बनेगा नहीं सर, बहुत गलतियां करके आओगे. क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है. मैं आपको बता रहा हूँ सर, जीएसटी का केस सिनेरियोस अभी नया इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया मई, सितंबर और जनवरी के लिए. उसमें ना लास्ट के 3 क्वेश्चन करना, तीनों इंटरेस्ट के क्वेश्चन है. अगर आपका डेट सही नहीं है ना टाइम ऑफ सप्लाई का, चैलेंज है इंटरेस्ट निकाल के दिखा दो, नहीं निकलेगा इंटरेस्ट. क्योंकि अगर टाइम ऑफ सप्लाई आपको ढंग से नहीं पता है किस मंथ में फॉल कर रहा है, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे. तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है. अभी तो चलो ठीक है, हम सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई का पार्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा टिपिकलिटीज नहीं है. बट सर वहां ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई आएगा. अगर वो आगे तो जन्नत है, फिर तो दिमाग ही मत लगाना. बट अगर पूरे बड़े क्वेश्चन का पार्ट हुआ तो आपको समझना होगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि सर इसमें इंटरेस्ट है. आपको सोचना होगा सर इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब फॉल कर सकता है, अरे सर ये कब टाइम ऑफ सप्लाई हो रहा है और कब ये पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट की बात आएगी सर, इंटरेस्ट की बात आएगी. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ये तो क्लियर है ना, टाइम ऑफ सप्लाई 20 अक्टूबर है, क्रिस्टल क्लियर होगा. अब मान लो इस 20 अक्टूबर इसका पेमेंट कब तक करना है सर, नवंबर 20 को इसको पेमेंट करना है सर. जीएसटीआर 3 भी आपको एग्जाम में क्या देगा पता है, उस आदमी ने दिसंबर 19 को पेमेंट किया है. वो बोलेगा ही नहीं कि इंटरेस्ट सोचना है, आपके दिमाग में चलना चाहिए सर इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पर बीच में आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंटरेस्ट आएगा सर. आ रही बात समझ, ये तो सिंपल था. अगला देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. गैस इज सप्लाइड बाय पाइपलाइन टू द रेसिपिएंट, द सप्लाई इज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. एक साल से ज्यादा, एक साल है सर. मंथली पेमेंट आर टू बी मेड बाय द रेसिपिएंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. कंटिन्यूअस सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में, गुड्स के केस में हमने क्या बोला था सर, जब तक सक्सेसिव स्टेटमेंट हो या सक्सेसिव पेमेंट हो, दोनों में विच एवर इज अर्लियर तक आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए सर. तो यहाँ पर आपको पेमेंट की डेट दी हुई है सर, स्टेटमेंट्स की डेट नहीं दी है, तो सर ये पेमेंट की डेट में ही क्या इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए. यस, इस दिन इनवॉइस इशू हुआ, यही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है, क्योंकि मेरे को पेमेंट से कोई मतलब ही नहीं होता सर, प्लीज याद रखना. गुड्स का केस है, पेमेंट की डेट से मेरे को कोई मतलब नहीं है सर. आगे बढ़ू, नेक्स्ट ये रहा, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. देखो मे 4 supplier invoices goods taxable on reverse charge basis. So Bridge and Company 30 days from the date of issue of invoices lapse on June 4. तो 4th जून को तो डीम्ड टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है, क्योंकि 30 डेज देते हैं हम, 31st डे तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया सर. इस दिन ये गुड्स रिसीव किया है, इस दिन ये पेमेंट किया है सर. तो 4th 12th 30, यही मेरे ख्याल से शायद तू भेजा था क्या मेरे को कि बुक में सर ये मिस्टेक है करके, या सॉरी एमसीक्यू में मिस्टेक थी वो क्वेश्चन में. हाँ भेजा था, ये मेरे को भेजा था. तीनों में विच एवर इज अर्लियर, तीनों में विच एवर इज अर्लियर कौन सी डेट आ जाएगी, 12th. क्लियर है सबको. नेक्स्ट, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. देखो मे 4 सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू पिलर एंड कंपनी. 30 डेज कब लैप्स हो रहा है, 3rd जून. तो 4th जून को तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया सर. 4th जून, 12th जून, 3rd जुलाई, तीनों में विच एवर इज अर्लियर. अर्लियर डेट कौन सी होगी सर, 4th जून. 4th जून मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो गया सर. ठीक है. देखो अगर आपको प्रोविजन याद हो टाइम ऑफ सप्लाई का तो बहुत स्पीड से बनता ही है. अगर प्रोविजन याद ना हो तो फिर दिक्कत है, बार बार चेक करना पड़ता है. प्रोविजन याद होना जरूरी है सर इसमें. नित्यम पेन नंबर बताएगा क्या भाई. चलो अगला देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स.
6th May, booking of the conventional hall, sum agreed 15,000. अच्छा, सर्विस है, एडवांस ऑफ 3,000 was received. सर सर्विसेज के केस में क्या एडवांस की डेट रिलेवेंट होती है? यस. गुड्स के केस में नहीं होती, सर्विसेज में तो है सर. तो पहला तो 3,000 के लिए 6 में टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा सर. 15 सितंबर को कन्वेंशनल हॉल में वो फंक्शन हुआ. 27 ऑफ अक्टूबर को हमने इनवॉइस इशू किया. तो सर क्या इनवॉइस हमने 30 डेज के अंदर इशू किया? नहीं, लेट है ना सर. 30 डेज काउंट करोगे तो वो 15 अक्टूबर तक जाएगा. ये तो सर आप 30 डेज बाद इनवॉइस इशू कर रहे हो. तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट. प्रोविजन ऑफ सर्विस कब है सर? 15 सितंबर. पेमेंट कब है सर? 3 नवंबर. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 15 सितंबर. समझ आया? नेक्स्ट, investigation shows that the ABC and company carried out services of cleaning and repair of tanks in an apartment complex, for which the apartment owner association showed an interest in cash on 4th April to them against work of this description. The date of the invoice was not clear for the record of the ABC and company, and ABC company has not issued invoice or entered the payment in the books of accounts. अब क्या करें? एक ही तो डेट है सर, एक ही डेट है. डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट, वही तो लेंगे सर. एनी अदर केस है सर, क्योंकि अपन को पता ही नहीं चल रहा है कुछ फॉरवर्ड रिवर्स, कुछ कहाँ पता चल रहा है सर. ठीक है, तो ये 4 अप्रैल ही हमारा क्या हो जाएगा सर? टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, अगला देखो. Determine the time of supply from the given information. Assume that services being supplied is taxable under reverse charge. रिवर्स चार्ज है तो कहानी क्या थी सर? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. तो सर इनवॉइस कब इशू किया सर? 4 मई को. इससे हम 60 डेज काउंट कर लेंगे, तो 61st डे हमारा क्या आएगा? क्या आएगा? चार की तीन. हाँ, 61st डे चाहिए मेरे को. 4th जुलाई आ रहा है. 4 जुलाई और 27 अगस्त दोनों में विच एवर इज अर्लियर. 4 जुलाई. आ रही बात समझ? अच्छा, पता है, चलो इस क्वेश्चन में ऐसा तो दिया नहीं है. ठीक है, जुलाई का पेमेंट कब तक होना चाहिए है? 20 अगस्त को पेमेंट हो जाना चाहिए. पेमेंट कब किया? 21. क्या एक दिन का इंटरेस्ट आएगा? बीस अगस्त को मेरे को पेमेंट कर देना चाहिए था. मेरी जिम्मेदारी 20 की थी, मैं 20 को नहीं किया, 21 को किया. एक दिन लेट हो गया ना पेमेंट का. नहीं. समझ आ रहा है? इस क्वेश्चन में चलो हमसे इंटरेस्ट पूछा नहीं है. अगर बड़े क्वेश्चन में दे दिया तो आपका दिमाग तो ऐसे चलना चाहिए, सर इसका पेमेंट इस दिन हो जाना चाहिए था, इस दिन की है सर, इंटरेस्ट आने वाला है बीच में. जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि मैं इंटरेस्ट को इग्नोर करने बोल रहा हूँ, वो जब तक ये ना बोले आपको इंटरेस्ट ध्यान रखना है सर. ठीक है, अगला. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई. पढ़ आकांक्षा तो पढ़ नहीं रही है, नहीं पढ़ रही है. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. May 4, a German company issues email informing its associated enterprise ABC Limited of the cost of the technical services provided to it, which was recorded in ABC's book on 1st May. ठीक है. ABC transferred the amount to the account of the German company on 2nd July. Associated enterprise के केस में हम क्या बोले थे? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट. रिसिपिएंट कौन है? एबीसी है कि जर्मन कंपनी है? एबीसी है. तो जिस दिन एबीसी की बुक्स में एंट्री हुआ उस दिन मेरे को मतलब है सर. और एबीसी की बुक्स में कब एंट्री हुआ? फर्स्ट में. फर्स्ट में. फर्स्ट में और 2 जुलाई दोनों में विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, एग्जाम में एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में पहले ये पता करना रिसिपिएंट कौन है, नहीं तो बैंड बजा दोगे. सर ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं सर. आओ ये देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं.
डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। चलो भाई रिवर्स चार्ज फटाफट बताते रहना, मजा आएगा सर। गुड्स का केस है, रिवर्स चार्ज का केस है। सिंपल, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब 31st डे देख लेना सर, प्लस डेट ऑफ पेमेंट, तीनों में विच एवर इज अर्लियर। रिसिप्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है, इनवॉइस की डेट दी हुई है। आप 31st डे कौन सा है पहले ये बता दो। फिर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। बोलो 31st डे कौन सा है? 30 जुलाई। टाइम ऑफ सप्लाई समझ आ रहा है ना सर? ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तीनों में विच एवर इज अर्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 31st डे सेम है। टाइम ऑफ सप्लाई मेरा एक क्वेश्चन है, एडवांस पेमेंट है, लू नहीं लू? सोच लो। बताओ भाई, चाहो तो जाके प्रोविजन देख लो, चाहो तो जाके देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग 25 जुलाई, सॉरी 25 जून, और कितने लोग 1 जुलाई? हाँ 1 जुलाई, कितने लोग 1 जुलाई, कितने लोग 25 जून? और देखते हैं। 4 करके इसको लिखो, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग को कंफ्यूजन था, नोटा में चल रहे थे नालायकों। लिखो उसको स्टार करके कि एडवांस की डेट, एडवांस पेमेंट की डेट फॉरवर्ड चार्ज के केस में इररिलेवेंट होती है। एडवांस पेमेंट की डेट फॉरवर्ड चार्ज के केस में इररिलेवेंट होती है। चाहो तो ब्रैकेट पे लिख लेना, सिर्फ इसी केस में होती है, बाकी सब केस में वो रिलेवेंट है। इट्स इररिलेवेंट ओनली इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, इन अदर केसेस इट्स रिलेवेंट। हमें ध्यान देना होता है सर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। तो 25 जून क्लियर। नेक्स्ट 31st डे बताओ। आउच, ये भी तो सेम ही है। टाइम ऑफ सप्लाई बताओ। 30 जून और 1 जुलाई। समझ आ रहा है ना सर? क्योंकि 2 बार पेमेंट किया, एक बार पार्ट पेमेंट, फिर एक बार बाद में पेमेंट। नेक्स्ट 31st डे बताओ। 1 जुलाई की 2 जुलाई? 2 जुलाई। बताओ टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पर 2 पेमेंट की डेट नहीं है सर, ये एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट। इन दोनों में डेट में विच एवर इज अर्लियर 28 होता है। यहाँ पर 28 है, उसके बाद बताओ मेरे को आंसर। 28 जून। नेक्स्ट, ये तो ऊपर वाली सेम डेट रहेगी सर, 30 जुलाई। आंसर बोलो। 26 जून। नेक्स्ट, ये भी सेम है, आंसर बोलो। 30 जुलाई। ये अच्छा मौका है, जितने चैप्टर्स मैं कराता हूँ ना रिवाइज, उतने चैप्टर मेरे साथ खत्म कर लिया करो, दोबारा पढ़ने की मेहनत नहीं बनती है सर।
डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। फिर से रिवर्स चार्ज की बात है, बट इस बार सर्विस है। सर्विस है तो इनवॉइस से मुझे कितने दिन देखने हैं, तो 61st डे बताते जाओ और टाइम ऑफ सप्लाई बताते जाओ। पहले 61st डे कितना होगा, 29 जून से गिनो। ध्यान रख, अच्छे से रह बहन, अभी तो एग्जाम तक अपने को अच्छे से हेल्थ रखना है, एकदम अच्छे से ध्यान रख। अच्छा खा पी, बाहर इग्नोर कर, जितना अवॉइड कर सकती है। ऑयली चीजें कम रख, और जितना नॉर्मल लेवल पे अच्छी चीजें, हेल्दी चीजें खा सकती है वही खा, क्योंकि थोड़ी भी हेल्थ डिस्टर्ब होगी ना तो बहुत दिक्कत होगा पढ़ने में। आराम से जाना सर। 29 जून बताइए सर, 61st डे क्या, सॉरी 29th अगस्त। टाइम ऑफ सप्लाई ये भी 29 जुलाई 6 से। इसका बताओ पहले, सॉरी 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 29 अगस्त, यहाँ पर बताओ। अच्छा, दो पेमेंट की डेट है, 30 जून और 29 अगस्त। ठीक है, इसका बताओ 61st डे। जुलाई और अगस्त दो ऐसे कंटिन्यूअस मंथ है जिसमें 31 डेज होते हैं। सितंबर 30, 1 अगस्त, अगस्त, हाँ 61st डे बताना है बहन। हाँ ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई 1 अगस्त, दोनों में भी 6 रिजल्ट लियर होगा ना, ये वाली डेट और ये वाली डेट दोनों में भी 6 रिजल्ट लियर। इसमें भी 1 अगस्त है, फिर इसमें कौन सी डेट आएगी, 28 जून। समझ आ रहा है ना, ये दोनों में पहले विचेवर इज अर्लियर होगा। अच्छा एक और बच गया था क्या, 29 जून वाला है, इसके लिए भी 29 अगस्त ही। बोलो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 26 जून। पहले ये दोनों डेट में विचेवर इज अर्लियर। आओ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। देखो, कबीरा इंडस्ट्री एंगेज इन द सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर road transport of a consignment on 17 June, made an advance payment for the transport on the same date, that is 17 June. However, the consignment could not be sent immediately on the account of strike in a factory and instead was sent on 20 July. Invoice was received from the transporter on 22nd July. बताओ भाई, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है, बताओ भाई। बताओ भाई, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। दो बातें हैं सर, नहीं नहीं गुड्स का नहीं है, सर्विसेज ही है, सर्विसेज ही है। बात ये है, एक आप एग्जाम में इसको जीटीए बोल सकता है सर, अभी तो नहीं है ये जीटीए वाला, बट एग्जाम में जीटीए वाला बोल सकता है। अगर जीटीए वाला बोला ना तो ध्यान रखना सर, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, क्योंकि जीटीए में रिवर्स भी आता है। यहाँ तो सिंपल रोड ट्रांसपोर्ट कंसाइनमेंट बोला है सर, यहाँ पर जीटीए वीटीए कुछ नहीं बोला है सर। जब तक नहीं बोलेगा खुद से जीटीए मत समझ लेना। आप कैसे समझ सकते हो जीटीए वाला है कि नहीं, छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर भी तो हो सकता है सर। ठीक है, तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है सर, नॉर्मल सर्विसेज है, फॉरवर्ड चार्ज है, क्या होने वाला है सर। एडवांस पेमेंट के लिए तो 17 जून है, उसके लिए तो दिक्कत ही नहीं है। एडवांस पेमेंट के लिए 17 जून, और कुछ पेमेंट के लिए और कोई डेट।
और कुछ पेमेंट ही नहीं हुआ है सर, एक ही तो पेमेंट हुआ है सर 17 जून को। सर क्या यहाँ पर 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है? नहीं नहीं नहीं, आप चेक कर लो 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है सर। हाँ 17 जून से। हाँ नहीं, 2 दिन कहाँ, 1 महीना लेट निकला सर। ठीक, आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ सबको? सर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू नहीं हुआ तो उस केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ पेमेंट विच हैव रिजल्ट, यहाँ तो पेमेंट की डेट 17 जून ही है ना सर, तो इसलिए यही डेट है। एग्जाम में कोई डेट चेंज करके कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्लियर है? अगला, Raju Private Limited receives the order and advance payment of on 5th January for carrying out an architectural design job. It delivered the design on 23rd April. By oversight, no invoice is issued at the time and it is issued much later after the expiry of the prescribed period for the issue of invoice. What is the time of supply? सर सर्विस है, इनवॉइस तो इशू ही नहीं हुआ है सर, डिलीवरी 23rd को हो रही है सर, एडवांस पेमेंट की डेट है सर, एडवांस पेमेंट की डेट ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सर्विसेज के केस में अगर एडवांस पेमेंट है तो हम उसको कंसीडर करते हैं सर, तो हमारे लिए तो 5 जनवरी ही हो जाएगा कहानी, क्लियर? क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। Investigation shows that 150 cartons of ceramic capacitors were dispatched on 2nd of August, but no invoice was raised and the transactions were not entered in the account. There was no evidence of the receipt of the payment. What is the time of supply of 150 cartons for the purpose of payment of tax? क्या रहेगा time of supply? क्यों 2nd अगस्त? सर गुड्स मूवेबल है ना सर, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था सर, इनवॉइस तो इशू ही नहीं किया इस भाई ने, तो सर हम तो मान के चलेंगे ना सर 2nd अगस्त को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, यही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में? अगला, an order is placed on Ram and Company on 18th August for the supply of consignment of a customized shoes. Ram and Company get the consignment ready and inform the customer and issue the invoice on 2nd December. ठीक है, the customer collect the consignment from the premises of Ram and Company on 7th December and electronically transfer the payment on the same date. 7 तारीख को पेमेंट ट्रांसफर किया है विच इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑन 8 दिसंबर, तो 7th और 8 दोनों में विच एवर अर्लियर पेमेंट की डेट हो गई सर, बट सर गुड्स का केस है, अरे गुड्स का केस है ना, तो पेमेंट का मैं क्या करूं, फॉरवर्ड है ये तो रिवर्स तो है भी नहीं सर, तो फॉरवर्ड चार्ज है तो किस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था? नहीं, 18 अगस्त को क्यों, 18 अगस्त को तो हमने ऑर्डर प्लेस की है, इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था सर? 7th ऑफ दिसंबर को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था सर, इनवॉइस किस दिन इशू किया? 2nd दिसंबर को। अच्छा इंसान है सर, तो पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया, तो टाइम ऑफ सप्लाई मेरा क्या हो जाएगा सर? 2nd दिसंबर। क्लियर हुआ ये सर? बहुत प्यारा पॉइंट है ये, ऑर्डर प्लेस से मेरे को कोई मतलब नहीं होता, ऑर्डर कब प्लेस हुआ इससे मतलब नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। आज आपको आसान लग रही है बात, एग्जाम वाले दिन ना ऑर्डर प्लेस वाले डेट को भी आप कंसीडर कर लोगे, ऑर्डर प्लेस हुआ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ ना ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल, रिमूवल कोई ऑर्डर कब दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कब गुड्स रिमूव हो रहा है मेरे को उससे मतलब है, ध्यान रखना सर। आगे बढ़ सकता हूँ? अरे क्लियर हुआ? ठीक, meal coupons are sold to company on 9th August for being distributed to the employees of the said company. The coupons are valid for 6 months and can be used against the purchase of food item. The employee used them in various stores for the purchase of various edible items on different dates throughout the 6 month. Time of supply क्या होगा? Date of redemption. क्यों? स्पेसिफिक नहीं है सर, क्लियर नहीं है कि कूपन कहाँ यूज होगा, डेट ऑफ रिडम्पशन होगा सर। अगला, अब फॉर्म ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट देखो ना तो सोचना रिवर्स चार्ज, क्योंकि एडवोकेट है रिवर्स चार्ज में। सर फॉर्म ऑफ एडवोकेट इशू इनवॉइस फॉर द सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड ऑन 17th Feb. The payment is contested by ABC on the ground that on the account of negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearance, which necessitated further appearance for which the firm is billing the company. The disputed drags on and finally payment is made on 3rd November. Identify the time of supply.
रिवर्स चार्ज, सर्विस का केस, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस 17 फेब से 61 डेज बताओ कब आ रहा है? फेब के 11 दिन, 61st डे बता रहा है ना? 19, हाँ 61st डे मैन, ठीक है। 19 अप्रैल और 3 नवंबर दोनों में विच एवर इज अर्लियर। क्लियर हुआ सबको? अगला, modern security company provides services of testing of electronic devices. In one of the case, it tested a batch of device of 4th and 5th on 4th and 5th September, but could not trace invoice till 19 November because of some dispute about the condition of the return on devices on return. The payment was made in December. What is the method to fix the time of supply of services? क्या करें सर? इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए सर? 19 नवंबर? 19 नवंबर तक तो वो रेज ही नहीं किया, ये बताया। पेमेंट दिसंबर में हुआ है, इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था सर? सर 4 या 5 सितंबर ले लो, उससे 30 डेज आप ऐड कर लो सर। प्रोविजन ऑफ सर्विस से 30 डेज का टाइम पीरियड है, आपको इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। सर इनवॉइस तो आपका दिख ही नहीं रहा कहीं। तो सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ पेमेंट, पेमेंट दिसंबर में, ये तो 4th और 5th सितंबर को आपने सर्विसेज दिए सर, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 4th या 5th सितंबर। समझ आई बात? नेक्स्ट, XYZ and company, a firm of chartered accountant, issued invoice for the services rendered to Mr. A on 7th September. Invoice 7 September का है सर। Determine the time of supply in the following independent cases. देखो, provision of services 1st September, payment was received on 28th September. बताओ टाइम ऑफ सप्लाई। सर्विस का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है। चेक करो 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो फिर इनवॉइस पेमेंट चेक करो, और नहीं तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बताओ टाइम ऑफ सप्लाई 1 अगस्त। सेकेंड केस में बताओ, पहले चेक कर लेना 30 डेज के अंदर हुआ है कि नहीं। 30 डेज हुआ है तो फिर सही है। इनवॉइस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस कब का है? 7 सितंबर, पेमेंट तो 28 की है। नेक्स्ट, सॉरी 3 अगस्त। नेक्स्ट ट्राई करो, सॉरी 7 सितंबर। ठीक है, अगला, प्रणव एसोसिएट अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड्स रिकवरी एजेंट सर्विसेज। सर रिकवरी, कौन सी रिकवरी एजेंट सर्विसेज रिवर्स चार्ज में? बैंक वाली, वेरी गुड, बैंक वाली, वो कार वाली नहीं सर। तो फॉरवर्ड, वो नॉर्मल। रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू न्यूट्रॉन क्रेडिट लिमिटेड, एनबीएफसीज एंड अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन 15 जनवरी प्रोवाइड किया सर्विसेज रिकवरी एजेंट की 15 जनवरी को। इनवॉइस 7 पे है सर, रिवर्स चार्ज है, ध्यान रखिएगा सर। एंड द पेमेंट 18 अप्रैल, बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है सर 20, दोनों दोनों में विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट की डेट तो 18 अप्रैल आ गई सर। आपको इनवॉइस से 61st डे बताओ सर। गिनो गिनो दिन गिनो ना। रिवर्स चार्ज का केस है, सर्विस का केस है। 61st डे, सॉरी 9th अप्रैल, तो 9th अप्रैल 18th अप्रैल दोनों में विच एवर इज
अर्लियर, तो 9 अप्रैल। सर बात ये भी तो है, कौन जीएसटी पे करेगा? पागल हो क्या? रिसिपिएंट पे करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म तो प्रोवाइड किए। नालायको, सर न्यूट्रॉन क्रेडिट लिमिटेड पे करेगा सर रिवर्स चार्ज में। एक बात अच्छी बताता हूं सर, मैंने आज तक आपको एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि रिकवरी एजेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। मैंने आज तक आपको ये नहीं बोला है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी नहीं एग्जाम टाइम में कंफ्यूज रहोगे कि सर रिकवरी एजेंट तो पार्टनरशिप फॉर्म है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं है। वहां पर सिर्फ ये लिखा था रिकवरी एजेंट, ये कहीं नहीं लिखा था इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। इसलिए बता रहा हूँ, केस सिनेरियो में कंपनी थी रिकवरी एजेंट। कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, Mr. X supplied goods for 50,000 to its customer, Ms. Diana, on 1st January on the condition that the payment for the same will be made within a week. However, Ms. Diana made payment for the said goods on 2nd Feb and the thus paid an interest amounted to rupees 2,000. What is the time of supply with regard to the addition in the value by way of interest in lieu of the delayed payment of consideration? बताओ interest का time of supply क्या होगा? जिस दिन पेमेंट होगा, जिस दिन पेमेंट होगा। आ रही बात समझ? बेटा दिमाग, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? वैल्यू वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। पता है, याद है स्पेशल चार्जेस, इंटरेस्ट, लेट फी, ये सब चीजों का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? जब इनका पेमेंट होता है सर, तभी इनका टाइम ऑफ सप्लाई होता है। लास्ट क्वेश्चन, मनीष मंच एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड सप्लाई इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये तो बहुत ही इजी है यार। गुड्स वेयर सप्लाइड ऑन 3rd अक्टूबर, इनवॉइस 5th अक्टूबर, पेमेंट 9th अक्टूबर। बोलो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? फॉरवर्ड चार्ज है सर। इस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, इस दिन हुआ, इस दिन पेमेंट, पेमेंट की डेट इररिलेवेंट, 3rd अक्टूबर। क्या ही सोच रहे थे। चलो, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।